दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं आप लोग। मैं आ चुका हूँ लाइव आपके बीच। और शेयर करें जल्दी से जल्दी दोस्तों। मौसम मिश्रा जी को नमस्कार। हमारे अमितेश युवा ब्राह्मण जी को नमस्कार। और और लोगों को शेयर कीजिए इनको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में, ज्यादा से ज्यादा लोग बात सुन सके, क्योंकि मैं आज दोस्तियां प्रकरण पे चर्चा करूंगा। और एक जो आमरण अनशन चल रहा था तिरयानी में, उस पर भी चर्चा करना है। वो राशन कार्ड में घोटाले को जाहिर करता है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने को कहें। अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मुझसे जुड़ जाएं। ठीक है दोस्त, अब मैं शुरू करता हूँ। 2 मिनट हो गए हैं। बागमती मैया को प्रणाम। बाबा भुवनेश्वर नाथ महाराज की जय। चलिए आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि कल 15 अगस्त था, इसलिए दोस्तों को सबसे पहले मैं 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये हमारा 74वां 74th इंडिपेंडेंस डे था जो हमने मनाया कल शाम को, कल मनाया दिन को। और मैं इसकी शुभकामनाएं और बधाई समस्त देशवासियों को, समस्त शिवहर वासियों को देना चाहता हूं। और इसके लिए मैं एक शेर आपके समक्ष पेश करता हूं। मैं जब मर जाऊं, मैं जब मर जाऊं, ये राहत इंदौरी साहब का शेर है। और क्योंकि राहत इंदौरी साहब की भी जो लास्ट आपको पता है 8 तारीख को उनका भी देहावसान हो गया, तो उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि पेश करना है। तो इसलिए मैं उनके ही एक शेर से शुरू करता हूं अपनी बात। मैं जब मर जाऊं, मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। दोस्तों, ये समस्त शिवहर वासियों और समस्त देशवासियों और समस्त उन हमारे टीम के सदस्य जो बहुत बड़ी संख्या में मुझसे जुड़े हैं, उन सबको ये समर्पित है, जो बिना किसी लोभ लालच के और बिना किसी इच्छा के आपके साथ और आपकी भलाई के लिए, आपके हक और हकूक के लिए लगातार आवाज उठाते हैं। ये उनके लिए राहत इंदौरी साहब का शेर मेरी तरफ से पेश था। अब क्योंकि राहत इंदौरी साहब भी 8 तारीख को उनका देहावसान हो गया, तो उनके लिए भी अश्रुपूर्त श्रद्धांजलि उनके एक शेर से ही मैं देना चाहता हूं। अगर खिलाफ है, अगर खिलाफ है, होने दो, चांद थोड़ी है। अगर खिलाफ है, ये देखो, जब हम कोई काम करते हैं, कोई आवाज उठाते हैं, तो दुनिया जो उस सिस्टम का पात्र है, पार्ट है, वो तो हमारे खिलाफ हो ही जाता है। तो अगर खिलाफ है, होने दो, चांद थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जग में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो कहने का मतलब है, आग लगी है तो सारे ही घर आएंगे इसके जद में। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान ही थोड़ी है, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर आवाज उठा रहे हैं दोस्तों। और लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और हमारे और कई युवा भी, अभी मैं आज चर्चा करूंगा, जो केसरिया से, रीगा से और कई जगहों से युवा लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग बना के भेज रहे हैं और उनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इस तरह से जो जुनून है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारा आंदोलन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारी टीम की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है और बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो रही है जब इस टीम की बढ़ती शक्ति और सामर्थ्य को जब वो देख रहे हैं। और भ्रष्टाचार के सीने पे जो चोट लग रहा है, उससे वो त्राहिमाम उनके बीच मचा हुआ है, वो सबको नजर आ रहा है। और सब बड़े स्पष्ट रूप से लोग इसे देख पा रहे हैं। दोस्तों,
मैं शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले जो एक खबर आई हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर को लेके, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको लेकर तरियानी में। तरियानी आपको पता है बेलसंड विधानसभा में आता है, लेकिन उसका जिला शिवहर पड़ता है। तो उस तरियानी में रमन कुमार नाम के एक प्रभारी हैं, रमन कुमार, उनकी ज्यादतियों के बारे में लगातार सूचनाएं मेरे पास आ रही है। और सूचना ये है कि वो जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है उनके यहाँ और जो भी नर्सेज हैं उनके साथ वो बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं, बहुत गलत तरीके से पेश आते हैं। इसकी शिकायत वहां के एक नर्स ने ही मुझसे किया है। आपको पता है, जैसा कि ये हमारे भ्रष्टाचार विरोधी मंच का ये संकल्प है कि हम किसी भी सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, जो आपके नाम डिस्क्लोज नहीं करते, वो लोगों के सामने नहीं रखते। तो वहां से लगातार सूचना आ रही है कि ये रमन कुमार अपनी मनमानी चलाते हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सही तरीके से संचालन नहीं करते हुए वहां के पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स स्टाफ्स के साथ ये लगातार बदतमीजी और लगातार उनको परेशान करने की जो इनका एटीट्यूड है, उससे वहां के लोग, वहां के कर्मचारी काफी त्रस्त हैं और काफी परेशान हैं। तो मैं, अगर रमन कुमार जी मेरे इस वीडियो को, लाइव वीडियो को देख रहे हो या कभी भी देखें, तो उनसे मेरा अनुनय है, उनसे मेरा विनय है कि कृपया अपनी आदतों को सुधारें और वहां के स्टाफ को परेशान करने के बजाय उनसे एक कोऑर्डिनेशन करके, उनसे एक अच्छा समन्वय स्थापित करके आप उनसे अच्छे तरीके से काम करें, क्योंकि ये कोरोना संकट का काल है और इसमें जो पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ्स हैं उनका एक विशेष रोल है, उनका एक विशेष कंट्रीब्यूशन है, उनका जो दर्जा है समाज में आज भगवान से कम नहीं है। उनको एक अलग इज्जत और अलग स्थान देने की जरूरत है। और ये स्थान जब आपके ही प्रभारी नहीं देंगे तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो समाज में एक अच्छा संदेश जाने के लिए ये जरूरी है कि समाज के और वर्ग के लोग, समाज के अन्य व्यक्ति, समाज के अन्य लोग आप उतना ही सम्मान दें। ये जरूरी है कि आप प्रभारी सबसे पहले अपने पैरामेडिकल स्टाफ और नर्स स्टाफ को सम्मान दें। दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या अभी हमारे सामने आई, पहले भी मैं आपको चर्चा कर चुका हूं कि हेल्थ सेंटर्स, जितने भी 29 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं शिवहर के अंदर, वो प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर रहा है। उनमें कुव्यवस्थाएं हैं, उनमें दवाई की फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ तक स्थिति खराब है कि जो मातृ एवं शिशु हॉस्पिटल है, जो पुराना सदर हॉस्पिटल है हमारा शिवहर का, उसमें घुटने भर पानी भरा रहता है। वहाँ दवाइयां नहीं है, कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कभी बिजली की व्यवस्था नहीं है। वही हाल जिसका लगातार वीडियो भी हमने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए आपको समय समय पे डालता रहा हूं और आपके सामने रखता रहा हूं। वही हालत आज के डेट में जो सरोजा सीताराम हॉस्पिटल है, जो अभी नया हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ है, सदर हॉस्पिटल, उसकी भी हालात बहुत हद तक वही है। अभी सुनने में ये आ रहा है कि डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल नहीं होते। तो हमारे सिविल सर्जन साहब हैं, उनके काम में बहुत नेग्लिजेंस और बहुत ही ज्यादा निष्क्रियता की लगातार खबरें हमारे सामने आ रही हैं और हम उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी समस्याएं हैं कि हम एक चीज पर केंद्रित नहीं हो सकते। इसलिए कुछ समय लग रहा है, कुछ लॉकडाउन का पीरियड है, कुछ कोर्ट की समस्या है, इस वजह से हम अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। बट आपको रिजल्ट धीरे धीरे सुनने को मिलेगा। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय कोरोना पीरियड में जो भी स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, नर्सेज हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारियां इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भ्रष्टाचार को बिल्कुल ही दरकिनार करते हुए उनको इंसानियत के नाते, क्योंकि वो धरती पर भगवान के दूसरे रूप माने जाते हैं, उनका यह फर्ज है कि वो समाज सेवा में, इंसानियत सेवा में, मरीज सेवा में अपनी अपने कर्तव्य को, उनका जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य को निभाएं। दोस्तों, अब जो एक दूसरी समस्या हमारे सामने आई है वो है पीडीएस, पब्लिक जन वितरण प्रणाली को लेके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई। 12 तारीख को मुझे ये खबर आई, 12 तारीख को सुबह, 12 अगस्त 2020 को, कि 11 ग्रामीण, जो कि उनका गांव का नाम है मरहल्ला, ग्राम मरहल्ला, ग्राम पंचायत का नाम है शरीफ नगर, तरियानी प्रखंड में ये पड़ता है। ये खबर आई कि 11 ग्रामीण, जिसमें कुछ बुजुर्ग भी थे, आवरण अनशन पे बैठ गए। मैंने इस बात की खबर ली
कि वो वजह क्या है आखिर उनके आमरण अनशन पे बैठने का। तो जब जाके मुझे पता लगा कि वहाँ जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था है ही नहीं, वहाँ लोगों को कई महीनों से कोई अनाज या किसी तरह का वितरण नहीं हो रहा है, किसी तरह की सामग्री या राशन सामग्री का वितरण नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, जब एसडीओ से बात करो, एसडीओ जो हमारे एसडीएम है, उनको ही एसडीओ का पावर है। एमओ से बात करो, जो विधायक है वहां के, आपको पता है सुनीता सिंह चौहान, इतना निष्क्रिय, इतना निठल्ला, इतना चोर विधायक, इतना कामचोर विधायक जो कभी क्षेत्र में नहीं आती। उनका जनप्रतिनिधि, वो विधायक भी इतना ही घटिया है, सिर्फ अपना पैसा बनाना, अपनी 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 स्थिति को सुधारना, अपना तो खुद आलीशान मकान इतना बड़ा बना के जगह जगह पे रह रहा है, लोगों को लूट रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, इस विधायक को इस बार कान पकड़ के क्षेत्र से बाहर करने की जरूरत है। ये विधायक डिजर्व नहीं करता है आपका विधायक होने का, फिर भी गलत तरीकों से लोगों को पैसों का लालच देके, ये हमारी भी कुछ हद तक गलती है, ऐसे निष्क्रिय विधायक को हम अपने क्षेत्र का विधायक चुन लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस विधायक को आप अपने घर में बैठना उचित नहीं समझते, जिस जिस विधायक को आपने आप गार्जियन बनाने से भी पहले बच्चों का, किसी को गार्जियन अपॉइंट करने से पहले उसका करेक्टर चेक करते हैं, तो भला ऐसे आदमी को आप विधायक कैसे बना देते हैं? तो इनकी इस निष्क्रियता का परिणाम है कि ये मरहल्ला ग्राम से 11 आदमी, ग्राम पंचायत जो शरीफ नगर में पड़ता है, तरियानी में आमरण अनशन पर बैठ चुके और लगातार बैठे रहे, कई दिन तक बैठे रहे, 3 दिनों तक, और उसमें से व्यक्तियों की कुछ जान भी जा सकती थी। अब बताइए, ऐसी स्थिति में जहां ये कोलाहल मचा हुआ है, जहां ये चारों तरफ स्थिति ये है कि लोगों को लॉकडाउन की वजह से और इस कोरोना की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री आपके अनाउंस कर चुके हैं कि लोगों को जितना राशि अनाज दिया जाता है, 5 किलो पहले दिया जाता था जिसके बदले में आप पैसे लेते हैं, 5 किलो फ्री देने की व्यवस्था करी है जब आपके सरकार ने, केंद्र सरकार ने, तो फिर वहां लोगों तक, आम जनों तक ये अनाज क्यों नहीं पहुंचाया जाता? तो इस तरह की जो कुव्यवस्था है, ये लगातार देखने को मिल रही है शिवहर के अंदर, हरियाणी के अंदर, और दूसरे भी रीगा के अंदर, वही केसरिया विधानसभा के अंदर, और हर जगह तमाम जगहों से ये खबर आ रही है, जन वितरण प्रणाली में कुव्यवस्था, लोग अनाज कम देते हैं। हर जगह से मुझे खबर आती है, अनाज 4.5 किलो देते हैं, 5 किलो की जगह 4.5 किलो देते हैं, 4 किलो देते हैं। मतलब ये इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार एफसीआई से ही शुरू हो जाता है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जहां से अनाज आता है आपके पास, वहीं से कम देना, अनाज कम कम होता होता, और जब लाभार्थी तक पहुंचता है, बेनिफिशियरी तक, तो वो अनाज इतना कम हो जाता है। और पूछे जाने पे डीलरों से हमेशा ये पता लगता है, जो जन वितरक हैं, वो उनसे ये पता लगता है कि इसमें सब लोगों का शेयर बटा हुआ है। अब अभी मुझे खबर ये आ रही थी, जबकि मैं आपको बताऊं, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो टीपीडीएस है, उसमें 3 तरह की सिस्टम है। उसमें बीपीएल को देना है अनाज, और एपीएल को देने की अलग व्यवस्था है। अंत्योदय अन्न योजना है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में टीपीडीएस के तहत। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी लोगों को अनाज देने की व्यवस्था है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अनाज कोई भीख नहीं है, जो आप लोगों को ये कह के दें कि मैं तुम्हें भीख दे रहा हूं। ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है जो सरकार ने आपको दिया है, ये आपको हक से लेना है। आपकी डिग्निटी को, आपकी इज्जत को इससे चोट नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा जाहिर नहीं होना चाहिए कि अनाज देने वाला आदमी आपको नीची निगाहों से देख रहा है। ये आपका हक है, छीन के लीजिए। आप अपने हक और हकूक की मांग छीन के लीजिए, जबरदस्ती लीजिए, और शान से लीजिए। इसमें कोई अपने मर्यादा को ठेस पहुंचने वाली बात नहीं है। कोई नीचा आपको नहीं मानना इस बात को से, ये तो आपका हक है जो आपको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आपको हक दिया। और प्रधानमंत्री जी ने तो कोरोना पीरियड में आपको छठ तक ये सुविधा मुहैया कराने की जो है ऐलान किया है। तो इसमें आप बिल्कुल ध्यान रखें, 5 किलो का मतलब 5 किलो, 1 किलो चना भी है आपको फ्री साथ में, ये ध्यान रखिएगा। और किसी भी तरह का अगर अनाज में कोई गड़बड़ी, या अनाज सड़ा हुआ, या अनाज भीगा हुआ, या खराब अनाज आपको दिया जाता है, तो तत्काल मुझे वीडियो बना के आप मुझे भेजें। एमओ और एसडीओ पे इमीडिएट कार्रवाई करने की मेरी जिम्मेदारी है, और मैंने किया भी है। आपने देखा, कमरौली पंचायत में खराब दाल देने पे मैंने जन वितरक जो भी था वहां पर डीलर, उसके खिलाफ हमने इमीडिएट कार्रवाई किया। तो दोस्तों, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, तो थोड़ा सजगता की जरूरत आपको भी है,
और डीलर तो बदमाशी कर रहे हैं, डीलर बदमाशी अकेले नहीं कर रहा है, डीलर के बदमाशी करने के पीछे कारण एमओ भी है और उसका कारण एसडीओ भी है। एसडीओ अपने आप को सीवर का एसडीओ बहुत ईमानदार बताते हैं, लेकिन ये 12 अगस्त 2020 ये जाहिर हो गया कि आप कितने ईमानदार हैं। 12 अगस्त 2020 को 11 व्यक्ति अगर तरियानी प्रखंड में आमरण अनशन पर बैठता है तो ये आपके ईमानदारी पे उंगली है, ये आपकी ईमानदारी पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि अगर आप इतने ही ईमानदार हैं तो क्या जरूरत आन पड़ी कि 11 व्यक्तियों को, जिसमें इतने बुजुर्ग आदमी थे जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी, वो भी आमरण अनशन पे बैठे थे। अगर आप इतने ईमानदार होते तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई समस्या पैदा होती। अगर 11 व्यक्ति तरियानी प्रखंड में ग्राम पंचायत शरीफ नगर से, जो कि ग्राम मरहल्ला के रहने वाले हैं, अगर ये बैठे हैं आमरण अनशन पर, तो कहीं ना कहीं ये आपके ईमानदारी पे सवालिया निशान खड़ा करता है और आपके ईमानदारी पे शक पैदा करता है। इसलिए एसडीओ साहब, आपको ईमानदारी सिर्फ कहने से ईमानदार कोई नहीं होता, आपके कर्तव्य में भी, आपके कृत्य में भी, आपके डिट्स में भी ईमानदारी झलकना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं अब आपको दूसरे प्रसंग की तरफ ले चलना चाहूंगा, दोस्तियां प्रकरण की तरफ। दोस्तियां में जो दो बच्चों के बीच में, जिसका में एक का नाम विकास शर्मा और दूसरे का नाम सदुल्ला या कुछ ऐसे ही व्यक्ति का नाम है, मैं भूल रहा हूँ, फेसबुक मैसेंजर पर उनको धर्म को लेके उनके बीच आपस में विवाद हुआ और ये फिर धार्मिक उन्माद में बदल गया। तो मैं ये पहले चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ कानूनी बातें दोस्तों ये आपके लिए बहुत जरूरी है, एक कागज और कलम लेके इसको नोट कर ले। कारण क्या है कि कभी कभार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम, हर हमेशा यही होता है कि अज्ञानता के अभाव में हम कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। तो एक कागज कलम लेके आप लिख लें, अगर कोई आपके धर्म को गाली देता है तो किन किन धाराओं में आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और उसे इमीडिएट अरेस्ट होना है, उसमें वो धारा कौन कौन सा है आप कृपया कर नोट कर लें। मैं आपको फिर ये चीज जानकारी आपको फिर इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल होगा, तो कृपया कर इसे कागज कलम से नोट करें। अगर कोई आपके धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है या धार्मिक भावना पे कोई गाली गलौज करता है या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, तो जो धाराएं हैं आईपीसी की जिसमें ये दर्ज होगा वो है धारा 147, 148, 149 और फिर 153, 153 ए, 183, 184 और 295, 296, 297, 298। आप इन धाराओं में आप मुकदमा दर्ज करा दें और वो उसकी इमीडिएट गिरफ्तारी होगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मैं दोस्तों आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि गाली गलौज को लेके या किसी भी धार्मिक आस्था को में वाद विवाद को लेकर आप आपस में ना उलझे, क्योंकि मामला अगर उलझ जाता है तो इस तरह से मामला इस स्थिति में आ जाता है जैसा कि आपने दोस्तियां प्रकरण में देखा। अगर फेसबुक मैसेंजर को लेकर एक दूसरे के बीच गाली गलौज या वाद विवाद हो रहा था तो ये सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए, या मुझे मेरे नंबर पे आप अगर संपर्क करते तो शायद ये विवाद इतना नहीं बढ़ता है। मैं अपना नंबर आपको रिपीट करता हूँ, 97 11 77 1000। आप अगर मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं कानून की विभिन्न धाराओं में प्राथमिक दर्ज करा के पुरनैया का जो विजय यादव हैं आपके थाना प्रभारी, उनको मैं फोन भी करता, इमीडिएट उनके खिलाफ जो भी व्यक्ति हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता और वो गिरफ्तार होते। मामला धार्मिक उन्माद में नहीं बदलता। और इस तरह का जो बलवा आपको पता है, 3 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। मैं एफआईआर नंबर आपको बताता हूँ। एफआईआर नंबर पूर्णिया थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर नंबर है 101, 102, 103, 101/20, 102/20 और 103/20। इस बात को लेकर मैं इतना ज्यादा चिंतित हो गया बाद में कि मुझे इन लोगों के बुलावे पे मुझे दोस्तियां आना पड़ा। और जैसा कि मैंने आपको फेसबुक पोस्ट पे भी डाला है कि मैं 13 तारीख को वहां विजिट पे भी था। यस, 13 या 14 को मैं विजिट पे था, मैं वहां गया भी था, मैं दोस्तिया में, तो मैं डेट भूल रहा हूँ, 13 या 14 को मैं वहां था। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं एसपी से भी मिला, मैं एसपी से मेरी मीटिंग हुई, लगभग 25-30 मिनट की मेरी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में भी सारे हालातों का जायजा मैंने लिया। अब आपको बताऊं, स्थिति इतनी भयानक हो गई, कभी 400 फोर्स
जो है आंबा हाई स्कूल में रखा गया है। गली गली पे पुलिस की वहां मुस्तैदी है, सैफ के जवान लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर स्थिति इतनी क्यों बिगड़ी, क्यों बिगड़ी इतनी स्थिति। स्थिति इसलिए बिगड़ी क्योंकि आप लोग की अज्ञानता थी, आप लोगों ने सलाह मशविरा नहीं लिया, क्योंकि कानून अपने आप में इतना सक्षम है कि छोटी सी भी बातों को कानून अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन क्योंकि जानकारी की अभाव होती है इसलिए आप उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते। आप हर बात को समझते हैं हम अपने से निपटा लेंगे, नहीं, ये बातें आप नहीं निपटा सकते, इसके लिए आपको कानून तक पहुंचना ही पड़ेगा, कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा। और मैं कानून की विभिन्न धाराओं की चर्चा इसमें कर चुका हूं, जो भी लाइव देखें वो कृपया इस कानून की विभिन्न धाराओं को नोट कर लें और इन धाराओं में आप तुरंत मुकदमा दर्ज कराएं, अपराधी के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई होगा और इसमें वो गिरफ्तार होगा। ये भी बताऊं मैं आपको, ये जो धाराएं हैं इस धारा में उसका गिरफ्तार होना लाजिम है। तो इसलिए कानून को अपने हाथ में ना ले। और अब रिजल्ट क्या हुआ, अब देखिए 15-16 आदमियों का नाम इधर से, 15-16 आदमियों का नाम हिंदू धर्म से, 15-16 आदमियों व्यक्तियों का नाम मुस्लिम धर्म से आ गया। अब क्या है, आप कानूनी पचड़े में उलझ गए, अब आपको जमानत लेनी पड़ेगी, वकील को फीस देना पड़ेगा, अब इतना खर्चा आपका बढ़ गया। जो बात छोटी सी थी जिसको निपटारा किया जा सकता था। अच्छा एक बात और बता दूं कि इसमें जो भी नेता, चाहे वो विधायक, मैंने विधायक को पहले दिन हिदायत दिया था कि आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और किसी भी दूसरे नेता को मैं हिदायत देता हूं कि कानून को कृपया कर अपनी काम करने दे और अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि दोबारा इस अपराध की पुनरावृत्ति ना हो। और इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं शिवहर एसपी से लगातार टच में हूं, कई बार बात कर चुका हूं और पर्सनली मीटिंग भी कर चुका हूं। मेरी मीटिंग भी हुई थी जिस दिन मैं दोस्तियां मिलने गया था, उसी दिन मैंने उनसे मिला। अब आप उन सारे व्यक्तियों के खिलाफ 107 की प्रक्रिया जारी है। अब 107 की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें क्या है, आपके आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाता है, आप किसी तरह का शोर शराबा और हंगामा में संलिप्त नहीं होंगे, किसी तरह का झगड़ा फसाद में नहीं करेंगे, इसलिए आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाता है और वही बॉन्ड भरवाने की प्रक्रिया 2 दिनों तक चली है जो आप लोगों को मालूम है। तो मैं आपसे विनती करूंगा अब ये गलती ना दोहराई जाए, चाहे किसी भी पक्ष से दोहराया जाए। मैं ये नहीं कहता इसमें कौन गलत है कौन सही है, इसका फैसला कानून करेगी कि किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी, लेकिन जो भी गलत था, जिसके खिलाफ भी साक्ष्य होगा, जिसके खिलाफ भी एविडेंस होगा, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसे अंदर करा के ही मानूंगा। अब आइए दूसरे प्रकरण पे चलते हैं, रीगा शुगर मिल की बात करते हैं। रीगा शुगर मिल बंद होने का ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, ऑलमोस्ट। अब इसकी पूरी संभावना है कि रीगा शुगर मिल बंद हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीगा शुगर मिल बंद होने से क्या नुकसान है। सबसे पहली बात कि रीगा शुगर मिल से 50,000 किसान जो गन्ना की खेती से लाखों रुपया कमाते थे वो सब बेकार हो जाएंगे। 50,000 किसान इस पर निर्भर थे, कितने कर्मचारी इस पे बेरोजगार हो जाएंगे, कितने कर्मचारी और कितने कर्मचारी के बच्चों का भविष्य। आपको बता दूं रीगा शुगर मिल उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाती थी जो उनके कर्मचारी थे। तो इन सब वजहों से काफी लोग करीब करीब मैं आपको बताऊं 51,000 लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। और 51,000 लोग तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले हैं, अप्रत्यक्ष रूप से तो लाखों लोग प्रभावित होंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री चीनी उद्योग यहाँ से खत्म होगा। और आपको बताऊं कि चीनी उद्योग ही नहीं, यहाँ से एल्कोहल का भी प्रोडक्शन होता था। वो एल्कोहल आपको पता है दवाइयों में, शराब बनाने में और कई चीजों में इस्तेमाल होता था, जिसका निर्यात ये दूसरे राज्यों में होता था। तो इन सब वजहों से इतनी परेशानी, कमाई, बिहार का इतना बड़ा राजस्व का नुकसान होने जा रहा है। तो दोस्तों अब मैंने क्या किया ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में इसके खिलाफ दायर किया है और इसमें तीनों पार्टियों को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और रीगा शुगर मिल, तीनों को मैंने इसमें पार्टी बनाया है। अब वो अपना स्पष्टीकरण लेके कोर्ट में हाजिर होंगे, लेकिन कोर्ट खुलेगा शायद 1 सितंबर से कोर्ट खुलने की पूरी संभावना है। दिल्ली की कोर्ट तो 1 सितंबर से खुलने जा रही है, बाद बाकी पटना हाई कोर्ट की संभावना है। मैं आपको कंफर्म डेट बता दूं। अब आइए मैं दूसरे प्रसंग की तरफ आपको लेके चलूं। शिवहर अंचल के
जो राजस्व शिवहर अंचल से खबर आ रही है, शिवहर अंचल के राजस्व कर्मचारी हैं और सर्कल इंस्पेक्टर भी हैं अश्विनी कुमार जी, उनके बारे में लगातार सूचना ये आ रही है कि वो दाखिल खारिज में बहुत रिश्वत मांगते हैं, 10-10 हजार रुपए। मैं ये नहीं कहता बहुत कम या ज्यादा, रिश्वत कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, रिश्वत रिश्वत है। अश्विनी कुमार जी लगातार पैसों का डिमांड करते हैं, छोटे से छोटे दाखिल खारिज में भी। तो दाखिल खारिज की जहां तक बात है, मैं आपको बताऊं कि हर अंचल में, चाहे वो पिपराड़ी अंचल हो, चाहे वो डुमरी कटसरी हो, चाहे वो तरियानी हो, चाहे वो शिवहर हो, हर अंचल में जो अंचलाधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं, वो पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और भूमि क्रय विक्रय को लेकर जितने भी ऑफिस हैं शिवहर में या किसी भी अन्य जिलों में, 38 जिला है बिहार में, अन्य जिलों में जहां भी भूमि को लेके क्रय विक्रय हो, जैसे रजिस्ट्री ऑफिस, निबंधन विभाग या फिर राजस्व विभाग, सब में भ्रष्टाचार गर्दन भर है। भ्रष्टाचार में ये पूर्ण डूबा हुआ है, बस अब नाक तक भ्रष्टाचार जाना है, बाकी है उसके बाद तो आपको पता है जबरदस्त आंदोलन ही होगा। तो ये लगातार सूचना आ रही है अश्विनी कुमार जी के द्वारा के बारे में। तो मैं दोस्त अश्विनी कुमार जी को अनुनय विनय करना चाहता हूं कि कृपया अपनी आदतों को सुधार लें, कृपया अपने चाल चलन को सुधार लें, अन्यथा आपके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत आ चुका है। मैं आपको आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को स्वतंत्र हूं। दोस्तों एक बात और, अश्विनी कुमार का तबादला पिछले 10 सालों से नहीं हुआ, पिछले 10 सालों से इसी ऑफिस में, और डीएम को पैसा देकर अपना तबादला करवाना रुकवाते हैं। उसका कारण ये है कि इसमें आमदनी बहुत ज्यादा है, ये सबको जग जाहिर है कि राजस्व शिवहर अंचल से राजस्व की कमाई बहुत ज्यादा है और अवैध कमाई बहुत उससे भी ज्यादा है। तो इस अवैध कमाई के कारण डीएम भी इसमें संलिप्त है। डीएम और इनका आपस में बहुत सांठगांठ है अश्विनी कुमार जी का, और इस सांठगांठ की वजह से ये अश्विनी कुमार जी का तबादला यहां से नहीं हो। तो डीएम तो चोर है, मैंने आपको एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा, ऐसा एक भी पॉइंट डीएम के फेवर में नहीं है, सपोर्ट में नहीं है जो ये कहे कि डीएम जो है चोर नहीं है। डीएम चोर है, जग जाहिर है। हर हजारों मेरे पास उदाहरण है, हजारों, कोई भी योजना आप ले लीजिए, जल नल जल योजना ले लीजिए, जल जीवन हरियाली योजना ले लीजिए, आप इवन आपदा में देखिए, इन्होंने आपदा को भी कमाने का अवसर बना लिया, आपदा में भी इन्होंने अवसर ढूंढ लिया। तो ये ऐसे व्यक्ति है, ये डीएम इतना बड़ा चोर है कि आपदा में भी अवसर ढूंढता है कमाने का, और कमाने का कहीं भी ये छोड़ता नहीं। और इसलिए मैं लगातार इसके पीछे लगा हुआ हूं और इसे इसे किसी भी तरह का गलत काम करने नहीं दे रहा हूं। उसके पीछे लगातार मेरी आंखें हैं और इसके चारों तरफ मेरे जासूस, मेरे साथ काम करने वाले व्यक्ति इसके चारों तरफ आग लगाए बैठे हैं। और इसलिए बहुत हद तक हम भ्रष्टाचार को काबू करने में हमने अहम रोल निभाया है और आगे भी हम कर रहे हैं। दोस्तों, नया गांव पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 12 में आपको पता है जो पानी टंकी बनाने का निर्माण चल रहा है, उसका विरोध वहीं के लोग कर रहे हैं। और विरोध करने का कारण ये है, जो बोरिंग हुआ है वो बोरिंग सिर्फ 300 फीट हुआ है, जबकि प्राकलन ये है कि बोरिंग कम से कम 400 फीट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये 100 फीट की चोरी, ये 100 फीट बोरिंग कम करना, इसमें सारे लिप्त हैं। वार्ड सचिव लिप्त है, आपका वार्ड सदस्य लिप्त है और आपके मुखिया जी लिप्त हैं। तो इनकी जो संलिप्तता है, खबर ये आ रही है कि जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है उनको ये पैसे से भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये धमकी भी दे रहे हैं, जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। तो दोस्तों ये सब चलने वाला नहीं और आपको डरने की जरूरत नहीं है, लगातार आप आगे बढ़ते रहिए। ये राकेश शिवहरी हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको किसी भी तरह की परेशानी या हरासमेंट का सामना नहीं करने देगा, ये मेरा आपसे बात है। अब आइए, मैंने एक दूसरे प्रसंग की तरफ, मैंने पिछले लाइव में कमरौली स्कूल का मुद्दा उठाया था। कमरौली स्कूल के जो प्रभारी हैं, जो अभिषेक कुमार जी हैं, देखिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, उसका वीडियो हमने डाला था।
उस घोटाले का वीडियो हमने फेसबुक पोस्ट पे डाला, उसको आप सबों ने देखा। उसमें देखा किस तरह से बागमती नदी के बालू का इस्तेमाल इन्होंने प्लास्टर में किया, किस तरह से थर्ड क्लास के ईंटों का इस्तेमाल इन्होंने कंस्ट्रक्शन में किया, और किस तरह का भ्रष्टाचार उस स्कूल में व्याप्त है। अभी सुनने में ये खबर आ रही है, नासिर हुसैन जी हैं, कोई आए वहां पे डीपीओ, उनसे इनकी बड़ी सांठगांठ चल रही है, और उनसे कोशिश, क्योंकि उनके अंदर ही है ये जांच करना। तो जब मैंने आवाज उठाया तो जांच शुरू हो गई। अब जांच शुरू होने के बाद ये नासिर जी के साथ इनकी जो नजदीकियां हैं वो धीरे धीरे ये बढ़ाने लग गए, और अब स्थिति ये है कि ये उनकी चाटुकारिता करते हैं ताकि किसी तरह का एडवर्स ऑर्डर इनके खिलाफ ना पास हो जाए। खैर, हम लगातार नजर बनाए हुए हैं दोस्तों, हम इन्हें नहीं बख्शने वाले। या तो आप सरकार के जितने पैसे खाए हैं वो पैसे आप वापस करें, अदरवाइज हम जेल के सलाखों के पीछे आपको पहुंचाने में इंशाअल्लाह झिझक नहीं करेंगे। अब आइए दोस्तों, आपको, क्योंकि मैं एक बड़े एरिया पे काम कर रहा हूं, मैं बार बार आपको कहता हूं, सौरभ जी नमस्कार, मैं बार बार कहता हूं कि मैं सिर्फ शिवहर तक सीमित नहीं हूं। मेरा काम रीगा विधानसभा, मेरा काम बेलसंड विधानसभा, मेरा काम केसरिया विधानसभा में चल रहा है। अब मैं आपको केसरिया प्रखंड के में एक भ्रष्टाचार का एक उदाहरण आपके सामने लाना चाहता हूं। अभिषेक प्रताप जी को नमस्कार, राणा रणधीर जी को नमस्कार। दोस्तों, केसरिया प्रखंड में कृषि कोऑर्डिनेटर रंजन कुमार हैं, उनके दलाल। अब देखिए, मैंने जब आवाज उठाया कृषि कोऑर्डिनेटर, ये लगातार मैं बात कर रहा था कृषि कोऑर्डिनेटर जो इनपुट योजना है और किसी भी तरह का जो फसल योजना है, बीमा योजना है, उसमें इन्होंने 200, 300, 500 रुपए, 1000, 2000 रुपए तक ये दलाली लेते हैं। तो जब मैंने आवाज उठाया तो कृषि कोऑर्डिनेटर ने, जो कृषि सलाहकार के थ्रू दलाली लेते थे, तो कृषि सलाहकार की कईयों की वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई। दिनेश त्यागी जी को नमस्कार, शिवम जी को नमस्कार। तो जब हमारे पास ये दलाली की सूचनाएं आने लग गई हमारे पास, तो इन्होंने क्या किया, तरीका बदल लिया। मैंने आपको बताया था इनका मोडस ऑपरेंडी चेंज हो गया। वो मोडस ऑपरेंडी काम करने का, प्रशांत जी, हाँ प्रशांत जी नमस्कार, मैं चैम्बर में नहीं हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं चैम्बर से नहीं हूँ लाइव आज। आज मैं आपके बिहार में ही हूँ, और इसलिए मैं बिहार से लाइव हूँ। दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रंजन कुमार जो कृषि कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने तरीका कैसे बदला। उन्होंने खिजरीपुर पोखड़ा पर पेंट एंड हार्डवेयर की दुकान है, खिजरीपुर पोखड़ा, जो ये केसरिया विधानसभा में पड़ता है। खिजरीपुर पोखड़ा पर पेंट और हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राघव लाल है। अब देखिए, ये प्राइवेट व्यक्ति को इन्होंने नियुक्त किया, और उनका नाम है राघव लाल, और ये पेंट और हार्डवेयर का स्टोर चलाते हैं। रुपेश कुमार रजक जी को नमस्कार। तो इनको नियुक्त किया इन्होंने, और इनसे इन्होंने दलाली लेना शुरू किया, जिसका मैंने वीडियो अपने फेसबुक पोस्ट पे डाला है। आप देखेंगे कि उसमें वो व्यक्ति पैसा ले रहा है, बकायदा पैसा लेता हुआ वीडियो है, और उसमें आप देखेंगे कैसे पैसे ले रहा है वो, और फिर जिसका पैसे ले रहा है उसका फॉर्म वो ओके कर रहा है, जिसका पैसा नहीं है उसका फॉर्म वो कूड़े में डाल दे रहा है। इसकी पूरी वीडियो हमने आपको डाला हुआ है फेसबुक पर, उसको आप देख सकते हैं, केसरिया प्रखंड का। तो जब मैंने इसके बावत वहां के वीडियो, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है आभा देवी हैं, उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा सर मुझे भेजा जाए, उस वीडियो को मैं कार्रवाई करूंगी। आज जब हमारे टीम के एक सदस्य ने उनको फोन किया, बबलू सिंह राजपूत हैं, उन्होंने फोन किया कि इसमें क्या डेवलपमेंट है। आभा देवी का जवाब था कि मैंने इसके बाबत, जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है, बीएओ बोलते हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को हमने डिप्यूट किया है इसकी जांच करने के लिए और इसकी पुष्टि के लिए कि इसमें सत्यता कहां तक है। तो आपको पता है, सरकारी ये मोडस ऑपरेंडी है अपने लोगों को बचाने के लिए। खैर, हमने लगातार नजर बनाया हुआ है इस घटना पर, और हम इसके हर एक डेवलपमेंट पे, हर एक स्टेज पे नजर बनाया हुआ है और बात कर रहे हैं। हम लगातार संपर्क में हैं, हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं जिससे हम इनको इनको पकड़ के, इनके गिरवान को पकड़ सकते हैं और इन्हें पकड़ के सलाखों के पीछे ले जा सकते हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत है इनके खिलाफ। दोस्तों, ये तो रही बात केसरिया विधानसभा की। अब हम आते हैं, हमारा दूसरा जो है वो रीगा विधानसभा।
रीगा विधानसभा से में एक विकेश कुमार पूर्वे हैं, आप ही लोगों की तरह जज्बा है उनका भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की। लेकिन देखिए, एक आम व्यक्ति जो होता है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज उठाता है तो उसको प्रशासन और वहाँ के जो दलाल हैं और वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो उनको दबाने के लिए कैसे हथकंडे अपनाते हैं, ये जरा मैं विकेश कुमार पूर्वे की स्टोरी लेके आपके सामने आपको बताना चाहता हूँ। ये विकेश कुमार पूर्वे खैरवा गांव के रहने वाले हैं। इनके जुझारूपन को देख के मैं भी प्रभावित हो गया था और इसलिए मैंने खुद ही इनसे संपर्क किया और इन्होंने एक भ्रष्टाचार उजागर किया था अपने ही पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब क्या हुआ देखिए, वहां के दबंगों ने और वहां के जनप्रतिनिधियों ने इनको गलत मुकदमों में फंसा दिया। मुकदमा नंबर आपको बताऊं 107 और 205, 107/20, 205/20, जो कि रीगा थाना में दर्ज है। रीगा थाना के प्रभारी हैं सुभाष मुखिया और इन्होंने भी फिर एक मुकदमा दर्ज कराया 210/20। जो फिर इसके बाबत जब मेरी बात हुई, मैंने खुद थाना प्रभारी से बात किया सुभाष मुखिया से और विकेश कुमार पूर्वे को कॉन्फ्रेंस पे लिया। कॉन्फ्रेंस पे लेकर बात करा के तब उनको आत्मविश्वास जगा। वैसे वो खुद ही बहुत जुझारू व्यक्ति हैं, लेकिन मेरा सपोर्ट मिलने के बाद उनमें जो विश्वास है वो कुछ बढ़ गया है और अब हौसला बुलंद है। आज भी शाम को उनका फोन आया था। मैंने थाना प्रभारी सुभाष मुखिया उनको डांट लगाया कि ऐसे व्यक्ति को आपको बढ़ावा देना चाहिए। जो व्यक्ति समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, ऐसे व्यक्ति को तो आपको संरक्षण देना चाहिए। बजाय इसके आप दबंगों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आप इनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, जो कि हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए कृपया आप सावधान रहें और आगे इस तरह की आवाज उठाने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की अगर जाति की गई या किसी भी तरह का आपकी मिलीभगत पाई गई तो मैं आपके खिलाफ शिकायत आईजी को कर सकता हूं, मैं आपके खिलाफ शिकायत सीतामढ़ी एसपी को कर सकता हूं। उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिलाया। आगे मैं ध्यान रखूंगा और इस केस में भी मैं विकेश कुमार पूर्वे जी की पूरी मदद करूंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, रीगा प्रखंड में राजस्व विभाग के द्वारा किया जा रहा है दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार के खिलाफ मिथिलेश झा ने भी आवाज उठाया था, जो रीगा के ही रहने वाले थे। तो उनके भी सपोर्ट में मैंने उनको सुभाष मुखिया से बात किया और उनको भी मैंने संरक्षण दिलवाया। तो दोस्तों, मैं लगातार लोगों के साथ संपर्क में रहता हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज है और उसको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है तो वो मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर नोट करें 9711771000 और उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पूरी और पूरी मेरी होगी, पूरी और पूरी मेरे टीम की होगी, पूरी और पूरी भ्रष्टाचार विरोधी मंच की होगी। राजेश कुमार जी को नमस्कार, आदित्य आजाद जी को गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं बारंबार आपको कहता रहा हूं, किसानों की हालत बहुत बदतर है। आपको बताऊं, जब मैं शिवहर गया था, मैंने चारों तरफ फसल को बर्बाद होते हुए देखा। फसल बाढ़ के पानी में डूबा हुआ, फसल बारिश के पानी में डूबा हुआ, किसानों के बीच त्राहिमाम मचा हुआ है। किसान परेशान है, कहां जाए, हाहाकार मचा हुआ है। ये अंधे डीएम को नजर नहीं आ रहा है। इस अंधे डीएम को ये नहीं पता चल पा रहा है कि इतने बड़े स्तर पर किसानों के फसल की बर्बादी हुई है, इतने बड़े स्तर पर किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है, इतने बड़े स्तर पर किसान त्रस्त हैं। फिर भी इस अंधे डीएम को यह नजर नहीं आ रहा है कि इसको बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करके किसानों को क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए। ये अन्ना डीएम खुद ही अपनी डफली, अपना राग बजाने में और अपनी राग अलापने में मस्त है और इसलिए मैं इसे हमेशा चोर और चोर के जैसे उपाधियों से नवाजता रहा हूं और आगे भी नवाजता रहूंगा। इस गधे डीएम को ये नहीं पता कि ये बात। अमरेंद्र यादव जी को नमस्कार, संतोष मेहरा जी को नमस्कार, सुनील कुमार गुप्ता जी को नमस्कार। प्रणाम सुनील जी, प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस अंधे डीएम को इस बात का संज्ञान लेके तुरंत एक रिकमेंडेशन राज्य सरकार को भेजना चाहिए कि शिवहर बाढ़ से त्रस्त है। बाढ़ में शिवहर के सारे किसानों का फसल क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसके एक रिकमेंडेशन मात्र से शिवहर को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता और शिवहर के किसानों को फसल क्षतिपूर्ति दिया जाता।
बावजूद इसके ये व्यक्ति, ये डीएम कोई संज्ञान नहीं ले रहा। तो आप समझ रहे हैं किस तरह की प्रशासनिक स्तर पर निष्क्रियता है, किस स्तर पर प्रशासन के लोग ढीले चल रहे हैं, किस स्तर पर प्रशासन के लोग आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, किस स्तर पर प्रशासन के लोग किसानों को परेशान कर रहे हैं, और किस तरह से किसान जो शिवहर प्रशासन है वो किसानों की परेशानी को नजरअंदाज कर रही है। और आप इस तरह से इनके इंटेंशन, इनके इरादों पर जो सवालिया निशान खड़ा होता है, इसको आप देख सकते हैं। किसानों को लेकर ये कितने संवेदनशील हैं, किसानों की स्थिति को लेकर ये जो, मैं भी गया, मेरे आंखों से आंसू आने लग गए मैंने जब वहां की स्थिति देखी। मैंने वहां के किसानों के बीच जब हाहाकार देखा, किसानों के फसल बर्बाद, किसान तो बिल्कुल लुट चुके हैं, ऐसी स्थिति में किसान है। तभी तो मैं कहता हूं कि ये डीएम जोर है, और इस डीएम को जूते की माला पहनाने की अति शीघ्र आवश्यकता है। और डीएम का एक जो भ्रष्टाचारी लक्ष्मण पटेल है, वो इसके वजह से और ज्यादा भ्रष्टाचार इस शिवहर नगर में व्याप्त है और शिवहर जिला में व्याप्त है। और इस पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है कि ये किसानों की परेशानी को आखिर ये डीएम नजरअंदाज कैसे करता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं, ये पुतला दहन की जरूरत है, डीएम के पुतला को जलाना बहुत जरूरी है। और अभिषेक मिश्रा जी को नमस्कार, एक पुतला दहन बहुत जरूरी है इस डीएम के खिलाफ। ये डीएम इतना निष्क्रिय, इतना भ्रष्टाचारी डीएम आज तक शिवहर के इतिहास में नहीं हुआ। अब आइए दोस्तों, एक बात जो मैं बार बार कहता हूं, सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय है, सड़क तो कम नजर आता है, ये खेत ज्यादा नजर आता है। ऐसी स्थिति है जैसे सड़कों की स्थिति देख के ये लगता है अगर कोई किसान बगल से गुजरे तो ये सोचे कि धन रोपनी कर देना है इसमें, अच्छा इसमें धान तो उगाएगा, कम से कम चलने लायक नहीं है सड़क तो इसमें धान तो उगाया ही जा सकता है। ऐसी स्थिति है सड़कों की शिवहर नगर की। तो मैंने आपको बताया 10 से 13 करोड़ रुपए का बजट है नगर पंचायत का, हर साल का सालाना बजट की बात करता हूं आपको। और ये नगर पंचायत अध्यक्ष का निकम्मापन है, ये नगर पंचायत अध्यक्ष की निष्क्रियता है कि 13 करोड़ रुपए का बजट होने के बाद सालाना कोई काम नहीं होता। आप मुझे बताइए 5 लाख का भी बजट दिखाइए कि 5 लाख का काम हुआ हो नगर पंचायत में। आप मुझे दिखाइए 10 लाख का को काम हुआ जिसका मैंने ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने रख दिया था। वो ऑडिट रिपोर्ट साफ साफ तौर पे और स्पष्ट तौर पे ये आपके सामने कहता है कि नगर पंचायत में कितना निकम्मापन है नगर पंचायत अध्यक्ष किस तरह का जाहिल आदमी है, किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का स्वार्थी व्यक्ति है जो सिर्फ अपने और अपने फायदे के लिए काम करता है। और पिछले 4 सालों में कम से कम 50-52 करोड़ रुपए का बजट आया है इस नगर पंचायत में। 50-52 करोड़ रुपए का काम आपको कहीं दिखता है दोस्तों? मैं आप शिवहर वासियों से पूछना चाहता हूं, आप शिवहर नगर वासियों से मैं पूछना चाहता हूं, इस 50-52 करोड़ का बजट आपको 4 सालों में नजर आता है और आगे अब अगले सालों में फिर 13-14 करोड़ रुपया आना है। आप मुझे खुद ही बताएं कि आपको क्या सामने नजर आता है। तो इस तरह की निष्क्रियता नगर पंचायत अध्यक्ष की तरफ से, नगर पंचायत की तरफ से, शिवहर प्रशासन की तरफ से जो निष्क्रियता है वो साफ तौर पे ये कहता है दोस्तों, आप हम और सबको जागरूक होने की जरूरत है, आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जागने की जरूरत है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अभी मेरे पास एक खबर आई थी तरियानी से। तरियानी में दोस्तों कोरोना काल चल रहा है, आपको पता है, मैंने आपको बताया दोस्तों कोरोना काल में आपको सुरक्षित रहने की जरूरत है और विशेष सावधानी की जरूरत है। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, घर से आप बाहर कम से कम निकले, बहुत जरूरत हो, बहुत जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ये सब ठीक है, ये बहुत पुरानी बात हो गई। सरकार का भी निर्देश है, राज्य सरकार का भी निर्देश है, स्थानीय प्रशासन का भी निर्देश है, मैं इस बात को मानता हूं ये सब होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से प्रशासन का जो एक खबर आ रही है मेरे पास तरियानी से कि तरियानी में वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से जबरन वसूली किया जा रहा है, इस तरह की व्यवस्था के बिल्कुल मैं खिलाफ हूं। मैं प्रशासन से, एसपी साहब से ये अनुनय विनय करता हूं, आग्रह करता हूं, क्या आप अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे नजर बनाए रखें और इस तरह का गरीब जनता के साथ जो वाहन चेकिंग के नाम पर उनसे जबरन पैसा वसूली किया जा रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ
आपका कड़ा दिशा निर्देश होना चाहिए और उनकी मॉनिटरिंग करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो आप उसकी तसल्ली कीजिए। जरूरी नहीं है हर पेपर लेके आदमी निकलता है, ठीक, आजकल के डेट में क्या है, डिजिटल पेपर भी आप लेके चल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि डिजिटल पेपर आपके पास मोबाइल में अगर वो पेपर है तो उसको भी आप मानेंगे। बावजूद इसके हमें ये खबर आ रही है कि आप अगर मोबाइल में अपना पेपर दिखाते हैं तो उसको ये पुलिस के अधिकारी नहीं मानते हैं और आपसे पैसा वसूली करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको फिर कहा, जैसा कि मैं पहले कहता रहा हूं, हमारा तरीका क्या है, आप वीडियो बनाएं, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग दें जिससे मैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूं। अगर आप मुझे साक्ष्य देते हैं तो आपको पता है मैं कार्रवाई करने में 1 मिनट पीछे नहीं रहता हूं। राज सोनी जी को नमस्कार, शिवम निराला जी को नमस्कार, सचिन कुमार पटेल जी को नमस्कार। तो दोस्तों इस तरह अगर आप हमारे कहे के मुताबिक चलते रहें और हमें साथ देते रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूं वो दिन दूर नहीं जब शिवहर भ्रष्टाचार मुक्त होगा। शिवहर में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं होगा, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा वो किसी भी तरह का भ्रष्टाचार कर सके। तो आपके सिर्फ नमलेंदु जी को नमस्कार। तो इस तरह का भ्रष्टाचार में वो लिप्त नहीं हो पाएगा। चलिए, मैं नगर पंचायत के बारे में बात कर रहा था। अब क्या हुआ, सुनने में आ रहा है कि जो टावर टैक्स था अभी भी वसूली नहीं हुआ। कुछ खबरों से, कुछ विश्वस्त सूत्रों से मुझे तो ये पता चला है कि ये 10 लाख रुपया जो टावर टैक्स का था इन्होंने वसूली तो कर लिया है, बट इन्होंने उसको अभी नगर पंचायत के खाते में नहीं चढ़ाया, ये अपने निजी इस्तेमाल कर रहे हैं। होल्डिंग टैक्स भी मैंने आपको बताया था, अभी लगभग 2.25 लाख रुपया होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं हो पाई है शिवहर नगर पंचायत में। तो इस तरह की जो, दिलीप राज जी को जय श्री राम। तो मैं दोस्तियां से हैं दिलीप राज जी, मैं जानता हूं आपको, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दोस्तियां में आप लोग शांति बनाए रखने की कोशिश करें और कानून पर भरोसा रखें। कानून अपना काम कर रही है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी अपराधी हैं वो नहीं बख्शा जाएगा, वो सलाखों के पीछे होंगे। इसकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं लगातार प्रयासरत हूं, आगे भी काम कर रहा हूं। और जो भी निर्दोष व्यक्ति हैं वो आपके घर लौट के आएंगे, उन्हें कानून का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये भी मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। इसकी सूचना आपको दोस्तियां निवासी दे सकते हैं जो मेरे संपर्क में लगातार हैं। उनकी जमानत के लिए भी मैंने पिटीशन और याचिका लगा दिया है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आरटीआई, अब युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि आप अपने करियर को बनाने में, अपने जिंदगी को संवारने में ज्यादा ध्यान दें बजाय राजनीति के। राजनीति करने से सिर्फ कुछ नहीं होता। संजीव कुमार सिंह जी को नमस्कार। युवाओं के लिए मेरा खास संदेश है कि राजनीति में कम दिलचस्पी लें। राजनीति में आपका सिर्फ अधिकार वोट देना है, आप वो वोट दें। उसके अलावा आप किसी भी पार्टी के प्रवक्ता, संयोजक, ये जो विभिन्न तरह की आपको जो पद दिया जाता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक पार्टी विशेष का सदस्य बना के आपको बांधने का काम किया जाता है। तो आप इस सिस्टम से थोड़ा दूर हो, अपना करियर बनाने में ज्यादा ध्यान दें, अपने फ्यूचर को बनाएं, अपने फ्यूचर को संवारें, आगे बढ़े। आगे आप अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको खुद ही हाथों पे उठा लेंगे, लोग आपको खुद ही अपना आशीर्वाद देंगे। तो ये जो एक तरह की हमारे, शिवम जी को नमस्कार, ये जो हमारे समाज में एक तरह की प्रथा चल चुकी है, हर युवा नेता बनना चाहता है, हर युवा किसी न किसी पार्टी का प्रवक्ता है। अरे कुछ जनता भी तो हो। आप हर व्यक्ति कोई ना कोई पार्टी के सदस्य, किसी न किसी पार्टी से, दल से के प्रवक्ता, तो जनता कहाँ है? जनता तो है ही नहीं, बस 2 पार्टी 3 पार्टी बन के रह गया। कुछ लोग जनता भी होना चाहिए। अब जनता होगा तभी तो हक मांगेंगे, नहीं तो आप तो पार्टी विशेष के प्रवक्ता बन के रह जाएंगे और फिर पार्टी विशेष के लिए काम करेंगे। जनता है ही नहीं तो जनता के हक और हकूक की बात करने वाला कौन होगा? हाँ, अभिमन्यु जी को राम राम। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, आप अपने भविष्य को सुधारें, भविष्य बनाएं और उसमें ज्यादा रुचि लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, वोट करने जरूर जाए, ये जरूर परखें कि कौन राजनीतिक दल अच्छा है, कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन व्यक्ति हमारा विधायक बनने के लायक है। ये चीज पे आप लोगों को फोकस करना जरूर है। लेकिन आप राजनीति में जो आपकी इन्वॉल्वमेंट मैं बार बार देखता हूँ, ज्यादातर व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी में घुसना चाहते हैं और आना चाहते हैं। ये चीज, ये जो ट्रेंड है ये ठीक नहीं है। ये ट्रेंड रघुनाथ झा जी के समय से ही चल रहा है। रघुनाथ झा जी ने एक बहुत बड़ा लोगों के सामने, और एक अपने अनवारुल हक ने और ये सरफुद्दीन ने लोगों के सामने एक स्टैंडर्ड रख दिया है, रोल मॉडल बन गए हैं ये लोगों के
युवाओं के। ऐसे लोग रोल मॉडल क्या बनेंगे? जो आपको पता है सरफुद्दीन 74वां इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, 74वां आपको स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और उसको वो 72वां ही लिख रहा है अभी भी वो 72 इंडिपेंडेंस डे बता रहा है। तो ऐसे ऐसे तो लोगों को तो आप लोग, सुधीर गुप्ता जी को नमस्कार, मनीष रंजन मिश्रा जी को नमस्कार। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को अगर आप विधायक चुनेंगे तो ये तो बिल्कुल निकम्मा और नालायक है। आप मेरा 2-3 लाइव देख सकते हैं जो कि मैं लगातार इस चोर विधायक के ऊपर बोलता रहा हूँ, इस चोर विधायक के बारे में लिखता रहा हूँ। तो आप वो लगातार देख सकते हैं कि विधायक बनने के लायक तो बिल्कुल ही नहीं था। अब इसकी किस्मत ने कहीं साथ दिया और कुछ आपकी बदकिस्मती थी। उसकी किस्मत ने साथ दिया और कुछ हम लोगों की बदकिस्मती थी जो वो विधायक बन गया। तो अब खैर ऐसी गलती नहीं दोहराने हैं। तो आपको युवाओं को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, राजनीति में नहीं आना है। ये बार बार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए, लेकिन आप राजनीति में नहीं जाइए, क्योंकि आप एक बार पार्टी का सदस्य बन गए तो आपको भ्रष्टाचार भी नहीं दिखेगा। तो इसके साथ ही मैं आज का लाइव मैं जो है अब एंड करना चाहूंगा, इसको समाप्त करना चाहूंगा। और मैं आपको यही बात कहना चाहूंगा कि आरटीआई का इस्तेमाल करें, कानून का पे विश्वास रखें, कानून पे भरोसा रखें, इसको अपना काम करने दें, किसी का भी अहित नहीं होगा, हित नहीं होगा। और इसके साथ ही मैं आपके आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आज का लाइव यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।